हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी जो यूनिट 7 चली हुई है उसकी नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज का नाम जो है वो है हमारा कोलाइटिस साइटिस या फिर हमारे कोलाइटिस थाइसिस, और उसको हम गाल स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम होती है गाल ब्लैडर के अंदर की जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल ब्लैडर। तो ये गाल ब्लैडर के अंदर होने वाली सूजन होती है जो स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल्स। तो हमारे एब्डोमिनल्स के अंदर जो राइट साइड का जो एरिया होता है उसके अंदर ये एक अनासपाती के आकार का एक ऑर्गन पाया जाता है। प्ले द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिंग फूड, और ये खाने को डाइजेस्ट करने या पचाने में रोल अदा करता है। नॉर्मली फ्लूइड कॉल्ड बाइल पास आउट ऑफ द गॉल ब्लैडर ऑन इट्स वे टू द स्मॉल इंटेस्टाइन से, और इसमें जो फ्लूइड होता है उसको बाइल बोला जाता है, और वो जो बाइल फ्लूइड होता है वो गॉल ब्लैडर से पास होता है हमारा और इंटेस्टाइन्स के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर चला जाता है। इफ द फ्लो ऑफ बाइल इज ब्लॉक्ड, अगर बाइल जो हमारा फ्लूइड होता है अगर वो ब्लॉक्ड हो जाता है, इट बुलिड अप इनसाइड द गॉल ब्लैडर, और वो क्या हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो उसके कारण क्या होते हैं, कॉजेज क्या हो जाती है, स्वेलिंग, पेन और इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से वहां पर सूजन हो जाती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी कंडीशन गॉल ब्लैडर के अंदर की। तो इसमें डेफिनेशन में इन्होंने दिया है कि भी हमारी कोलाइसाइटिस जो होती है इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर कॉजेज सीवियर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, तो ये हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर पाई जाने वाली सूजन होती है जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा मात्रा में एब्डोमिनल पेन जो है वो हो सकता है। तो इसमें ये जो टाइप होती है 2 टाइप्स की हमारी पाई जाती है। पहले टाइप्स में इन्होंने दिया एक्यूट कोलाइटिस। तो एक्यूट्स में इन्होंने क्या दिया, इट इज मोस्टली कॉज्ड बाय गॉल स्टोन। तो सबसे पहला जो मुख्य कारण इन्होंने बताया है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाना। ठीक है, तो गॉल स्टोन के बारे में बताया। क्रोनिक जो हमारी कोलाइसाइटिस जो है वो हमारी रिपीटेड एक्यूट अटैक ऑफ द कोलाइसाइटिस विल लीड टू क्रोनिक कोलाइसाइटिस। तो इन्होंने बताया है कि अगर बार बार हमारी कोलाइसाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन अगर हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो ये हमारी क्रोनिक यानी कि बहुत ज्यादा पुरानी और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है हमारी कोलाइसाइटिस की। ठीक है, तो कोलाइट जो हमारी कोलाइथेसिस जो हमारी होती है उसमें प्रेजेंस इन द कैलकुली ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो इसमें हो जाती है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर पतली, तो हमारी जो पथरी होती है उसको कैलकुली बोला जाता है। तो उसकी जो प्रेजेंस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोले कोलेथाइसिस जो है वो बोला जाता है। तो ये हमारी एक अलग कंडीशन हो जाती है। तो इसमें भी हमारी जो टाइप होती है कैलकुलस की, तो उसमें भी हमारी अलग चीजें दी गई हैं। तो कैलकुलस की टाइप में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम के अंदर इन्होंने जो कंडीशन दिखाई है जो हमारी कोलेसाइटिस की दिखाई है, ये लीवर का एरिया है। लीवर के अंदर ये जो है ये हमारा गॉल ब्लैडर दिखाया गया है। तो ये हमारा गॉल ब्लैडर का एरिया है। गॉल ब्लैडर के अंदर जो ये देख रहे हैं आप, ये हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर ब्लॉकिंग है क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट से हमारा जाता है बाइल जूस, और बाइल जूस के अंदर अगर किसी भी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो वो बाइल जूस जो है वो नहीं जा पाता है, और वो हो जाता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर, और गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोर हो जाएगा तो वहां पर इन्फ्लेमेशन, पेन और सूजन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। और जो हमारे स्टोन होते हैं वो इसी के अंदर कहीं भी सिचुएटेड हो सकते हैं। और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये हमारा अगर स्टोन इस तरीके से आ जाता है तो बाइल डक्ट्स में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है ये। तो इसमें इन्होंने बताया है जो टाइप हमारी बताई है कैलकुलस स्टोन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। तो स्टोन के द्वारा यानी कि जो स्टोन होता है उसके द्वारा, पथरी जो होती है उसके द्वारा किसी प्रकार की रुकावट पैदा कर देना। ए कैलकुलस ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और सूजन के द्वारा दिक्कत उत्पन्न कर देना। तो इसमें 5F दिए गए हैं भाई। तो 5F का मतलब इसमें हो जाता है कि 5F है, 5F जो है उनका ध्यान रखा जाता है, यानी कि F से हेट, F से फीमेल्स, F से फैमिली हिस्ट्री, और F से हमारी फर्टिलिटी, और F से 40। तो इन्होंने बताया है कि मोटापा इसका रीजन बन सकता है, फीमेल्स होती है उसके अंदर ये हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है, फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फर्टिलिटी अगर वो किसी तरीके के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है, और अगर 40 एज है तो ये सारी की सारी चीजें से संबंधित होती है। तो इसमें जो 5F होते हैं वो इसमें देखे जाते हैं। तो अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं गॉल स्टोन को लेकर के। तो रिस्क फैक्टर हमारे मतलब कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीजें जब हो जाती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन हमारा हो जाता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो ओबेसिटी बढ़े यानी वजन ज्यादा हो जाना। ठीक है, वेट जो जरूरत से ज्यादा कम हो जाना, या एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका ज्यादा उपयोग करना, कॉन्ट्रासेप्टिव लेना यानी कि गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन ज्यादा करना। तो ये भी रिस्क खतरा उत्पन्न करने वाली चीजें होती हैं। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाइयां लेना, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले जो ड्रग्स होते हैं ये भी हमारे रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है पिगमेंट गॉल स्टोन। तो पिगमेंट गॉल स्टोन के अंदर क्रोनिक लीवर डिजीज, अगर बहुत ज्यादा लंबे पुराने समय से कोई लीवर की बीमारी है, बाइल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो बाइल के अंदर किसी प्रकार का, बाइल की वजह से किसी तरीके की इन्फेक्शन या सूजन है। ठीक है, और नेक्स्ट कोरोनिक हमारी बहुत ज्यादा पुरानी जो है हेमोलाइसिस देखी जाती है, हेमोलाइटिक एनीमिया यानी कि हेमोलाइसिस की वजह से एनीमिया की कमी हो जाना, या फिर ब्लड कम होना, खून का कम हो जाना। तो इस तरीके की दिक्कत भी रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है हमारा गॉल ब्लैडर, और जो बाइल डक्ट्स होती है उसके अंदर किसी भी तरीके की रुकावट हो जाना, ये हमारा गॉल ब्लैडर है और ये हमारी बाइल डक्ट्स है यानी कि नली है। तो इसमें किसी भी तरीके की हमारी जब रुकावट हो जाती है तो वो हमारा रिस्क यानी कि खतरे का कारण बनती है। तो इसमें आगे हम देखेंगे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या
इसमें चीजों को आपने देखना, सबसे पहले फीलिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, तो ऊपर का जो क्वाड्रेंट रीजन होता है हमारा, उसमें फील करना है प्रेशर, ठीक है। तो उसमें प्रेशर फील करना है, कितना प्रेशर वहां पर पड़ रहा है, और मसल्स जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन के अंदर मांसपेशियों का देखना, सुरक्षा देखनी है। तो मॉर्फन साइन इसमें क्या दिखाई देंगे कि पेशेंट जो है अनेबल टू टेक डीप इंस्पिरेशंस व्हेन द हैप्टिक रीजन प्रेस बाय फिंगर। तो इसमें सबसे पहले जो साइन देखा जाता है पेशेंट के अंदर, वो देखा जाता है कि जो हमारा हैप्टिक रीजन होता है उसमें 2 उंगलियों से जब प्रेस करते हैं तो वो करने में, और जब गहरी सांस लेते हैं तो गहरी सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को, यानी कि वो अनेबल होता है पेशेंट सांस लेने में, जब हमारे हैप्टिक रीजन में 2 उंगलियों को रख करके प्रेशर डाला जाता है। तो ये मोर साइन होता है वहां का कि भाई उस एरिया में हाथ रख के जब आप गहरी सांस लेंगे तो आपको पेन फील होगा। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ये चीजें देखी जाती है। फीवर होता है इसके अंदर, बुखार भी रह सकता है, नेजवा इंडाइजेशन हो सकता है, मन मचल सकता है, जॉइंटिस यानी कि पीलिया वगैरह हो सकता है, अगर ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह ज्यादा यानी कि बाइल अगर रुक गया है, बाइल की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, वहां पर स्टोर हो गया है, तो पेन हमारा राइट जो अपर क्वाड्रेंट रीजन होता है उसमें ज्यादा दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट बर्निंग यानी कि जो हमारे जो हार्ट की जगह होती है उसमें जलन होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो हमारी ब्लीडिंग है उसके अंदर टेंडेंसीज देखी जाती है, यानी कि ब्लड की प्रवृत्ति देखी जाती है कि ब्लीडिंग जो है वो किस टाइप की है, ठीक है। तो इसमें हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस देखा जाएगा। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस जब हम लेते हैं तो उसमें क्या क्या कराएंगे, कोलो जो हमारा साइटोग्राफी की जाती है सबसे पहले, यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर की जो चीजें हैं ये पहचान पाए, इस तरीके के जो टेस्ट है वो कराए जाते हैं। यूएसजी कराया जाता है, जो हमारे अल्ट्रासाउंडग्राफी जो की जाती है, तो सारी की सारी चीजें इसमें पता लगती हैं कि भाई जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसके अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम है, कैसी सूजन है, स्टोन है या फिर कैकुली है, किस तरीके की दिक्कत आ रही है। तो इसमें हम आगे ये हमारे और भी हैं जो हमारे डायग्नोज एवोल्यूशंस के अंदर हैं। तो डायग्नोज एवोल्यूशंस के अंदर हमारा दे रखा है इन्होंने कंसिस्टेंस बिलिरुबिन लेवल, अगर बिलिरुबिन लेवल जो है वो कम हो गया है, ठीक है, या इंक्रीज हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी हमारे चेकअप कराए जाते हैं, या कोलोना जियोग्राफी जो है वो कराई जाती है, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी हमारे जो कोलोना जियोग्राफी होता है गॉल ब्लैडर के अंदर की सिचुएशन को जानना, तो इस तरीके के टेस्ट और बिलिरुबिन लेवल और डब्ल्यूबीसी लेवल जो है सारे के सारे हमारे आ जाते हैं, जो डायग्नोज हमारे डायग्नोज एवोल्यूशन जो किया जाता है उसके अंदर। अब हमारे आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में हमारा क्या देखा जाएगा, नेक्रोसिस देखा जाएगा, अभी टिश्यूज में कहीं इंजरी तो नहीं है, टिश्यूज और सेल्स के अंदर इंजरी जो है एम्पाइमा देखी जाएगी, कैविटी के अंदर पस वस पड़ जाए कहीं, ठीक है, और हमारा एडनोसिरोनोमा देखा जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर सेल्स का हो जाना ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, और हमारा बाइलरी फेस्टुला देखा जाएगा। फेस्टुला होता है एक हमारा किसी भी ऑर्गन के साथ कनेक्ट करने के लिए जो चीजें बनाई जाती है वो हमारा फेस्टुला बोला जाता है। तो इसमें बाइलरी फेस्टुला देखा जाता है, डियोडिनम के बीच में और बाइलरी के बीच में जो फेस्टुला बनाया जाता है, वो सारी की सारी चीजें अगर इस तरीके की कोई चीजें हो जाती हैं तो ये हमारे कॉम्प्लिकेटेड साइन होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं, रिस्क के साइन ही हमारे होते हैं। मैनेजमेंट में आप क्या देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या देंगे, सबसे पहले इसमें हमारे 2 तरीके के ड्रग्स दिए जाते हैं, यूडीसीए होता है और सीडीसीए होता है, ठीक है। तो यूडीसीए की हमारी फुल फॉर्म है इसमें यूरोसो डेक्सोऑक्सिकॉलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें हमारे चैनोडेक्सो ऑक्सीकॉलिक एसिड, तो ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या अफेक्ट करते हैं, ये जो होते हैं ये हमारी प्राइमरी जो कोलेस्ट्रॉल्स जो हमारे गाल स्टोन होते हैं, यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होता है उसको डिजोल्व करने का काम ये करते हैं, यानी कि जो स्टोन होता है उसको पिघलाने का काम ये करते हैं। और अदर जो हमारे सिम्टम दिखाने वाले जो ड्रग्स हमारे कौन कौन से दे सकते हैं, एक एनालाइजिक ड्रग दे सकते हैं जो हमारे दर्द को कम करेगा, ठीक है, एंटासिड दे सकते हैं हम, एसिडिक चीजों को कम करने वाला होता है, एंटीमेट्रिक दे सकते हैं जिससे वोमिटिंग नहीं आएगी, वोमिटिंग रोक सकते हैं इससे इससे हमें, तो H2 ब्लॉकर्स जो है वो हमारे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेडिकल मैनेजमेंट है जो कि मेनली इसमें जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे दिए जाते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती है, तो सबसे पहले सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारी आएगी, इसमें आ जाती है कोलोसाइटोटॉमी। तो इसमें सर्जिकल रिमूव ऑफ गाल ब्लैडर, तो ये ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके अंदर, या ऐसी सर्जरी होती है जिसके अंदर गाल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है बॉडी से बाहर, बिल्कुल ऑर्गन को ये अलग कर दिया जाता है। और कोलेस्टोलेथोटॉमी जो होती है उसमें हमारा गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमारे एक जो होता है जिसमें गाल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है, और एक जो होता है गाल ब्लैडर के अंदर जो पाया जाने वाला जो स्टोन होता है उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट। अब जब सर्जरी हो जाती है किसी भी टाइप की, चाहे वो गाल ब्लैडर निकाला जाए या स्टोन को निकाला जाए, तो उसमें मैनेजमेंट क्या करेगी, नर्स किस चीज को का ध्यान करेगी, वो प्रोवाइड करेगी कंप्लीट बेड रेस्ट पेशेंट को देगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन कराएगी, वो प्रिस्क्राइब एनालिसिस टू पेशेंट, तो पेशेंट को दर्द निवारक या पेन किलर जो होती है वो सारी की सारी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, डॉक्टर की जो लिखी हुई है वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेट कराएगी। नेक्स्ट प्रोवाइड कराएगी कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को जिससे वो आरामदायक स्थिति में रह सके, एडमिनिस्ट्रेशन कराएगी। आईवी फ्लूइड अगर प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, अगर बोला है तो आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट कराएगी। और हमारा जो इनटेक और जो आउटपुट का जो चार्ट होता है वो मेंटेन करेगी कि भी कितना पेशेंट को दिया जा रहा है और कितना आउटपुट वहां से मिल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारी एंटीमेट्रिक जो प्रिस्क्राइब की गई, यानी कि जो हमारी ऐसी दवाइयां जो डॉक्टर ने बताई हैं जो कि पेशेंट को अगर किसी प्रकार से उसका मन मत चल रहा है या उल्टियां आ रही है, तो इस तरीके की जो एंटीमेट्रिक जो ड्रग्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करने हैं, अगर डॉक्टर ने लिखे हैं तो प्रिस्क्राइब किए हैं तो चेंज करनी है पोजीशन पेशेंट की रेगुलरली, जो उसकी पोजीशन है वो चेंज करते रहना है। और ऑब्जर्व करना है पेशेंट की स्किन कलर
अगर चेंज हो जाए तो वो आपने ऑब्जर्व करना है कि कहीं से उसकी स्किन का कलर चेंज तो नहीं हो रहा है। तो प्रोवाइड करना आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो पेशेंट को देते रहना है, मानसिक तौर पर पेशेंट को समझाते रहना है और उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते रहना है और उसकी जो चीजें हैं वो अच्छे से आपने सुननी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें नर्सिंग डायग्नोज, और फिर उसके बाद जो नर्सिंग डायग्नोज जो लिए जाते हैं तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, अक्यूट पेन और डिस्कम्फर्ट देखेंगे रिलेटेड टू सर्जिकल इंसेशन। तो इन सर्जिकल इंसेशन यानी कि जहां पर भी ऑपरेशन करके चीरा लगाया गया है उसमें कंफर्टेबल पोजीशन भी देखेंगे और वहां के पेन को भी देखेंगे। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे कि भी सांस जो है वो कैसे ले रहा है, उससे रिलेटेड कोई पेन तो नहीं है। एब्डोमिनल सर्जिकल इंसेशन यानी कि जहां पर पेट के जिस हिस्से में जो चीरा लगाया गया है वहां की एनर्जी जो है वो कम तो नहीं होगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आपने देखनी है। नेक्स्ट आपने देखनी है इंटीग्रिटी देखनी है, हमारी स्किन की कंडीशन देखनी है रिलेटेड टू बाइलरी ड्रेन से। तो हमारा बाइलरी जो ड्रेन होता है या सेक्रेशन होता है बाइलरी जूस का, तो वहां पर जहां पर सर्जरी हुई है वहां पर हमारा बाइलरी ड्रेन से रिलेटेड हमारी स्किन की इंटीग्रिटी आपने जरूर चेक करनी है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन देखना है कि भी जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है यानी कि जो ऐसा न्यूट्रिशन पेशेंट के लिए सही रहता है जो हमारे बाइल के लिए ठीक रहे। तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस जो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट यानी कि जो हमारे शरीर को जरूरत होती है तो इंडिकेट करती है बाइल सेक्रेशंस को। तो जो बाइल के सेक्रेशंस के लिए अच्छा रहे या फिर बाइल के सेक्रेशंस के लिए जो हमारा रिस्क उत्पन्न करे, तो इस तरीके का इम्बैलेंस न्यूट्रिशन जो होता है या बॉडी की रिक्वायरमेंट फिल करने वाला होता है या फिर बॉडी की रिक्वायरमेंट ऐसे न्यूट्रिशन से फिल नहीं हो रही है, तो आपने ऐसे न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है कि किस तरीके के पोषक तत्व वाला भोजन जो है, खाना जो है वो पेशेंट तक जाना चाहिए। तो वो चीजें हमारे जो डॉक्टर के द्वारा जो डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है, डाइटिशियन के द्वारा जो डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन लेवल पे लेके जाना है। तो डिफिसिट नॉलेज अबाउट द सेल्फ केयर, तो सेल्फ केयर के बारे में सारी की सारी नॉलेज, केयर, उसकी एक्टिविटी को लेकर के, ठीक है। इंसेशनल केयर, ऑपरेशन के बाद जो चीरा लगा वहां की जो केयर जो देखभाल होती है और डिजीज कंडीशन और बीमारी की जो देखभाल होती है इन सारी की सारी इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी एजुकेशन है, जो भी देखभाल है, जो भी चीजें हैं, वो आप सारी की सारी नॉलेज जो है वो पेशेंट के को देंगे और वो नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। आपको नॉलेज होगी तो आप पेशेंट को दे पाएंगे, आप पेशेंट के अच्छे तरीके से केयर कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पेशेंट को भी एजुकेट नहीं कर सकते हैं, फैमिली को भी एजुकेट नहीं कर सकते हैं। तो वो पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप पेशेंट और फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे और उनकी देखभाल भी कर पाएंगे। तो ये डिजीज हमारी यहीं पर होती है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।